ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के त्रैमासिक राशिफल का। कैसा रहेगा वर्ष 2025 के 3 महीनों का या प्रथम 3 महीनों का हाल कर्क के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, साप्ताहिक राशिफल आते ही हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी जो बड़े ग्रह हैं उनकी तो देता ही हूँ, बाकी भी यथासंभव मैं प्रयास करता हूँ कि वीडियोज आती रहे। लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल है ये अति विशेष होता है, क्योंकि किस प्रकार से आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थितियाँ बदलेंगी। ग्रह अपना राशि परिवर्तन तो करते ही हैं, उनका होता ही है, लेकिन इसके साथ ही और भी बहुत चीज़ें घटती हैं। उन ग्रहों का परस्पर क्या संबंध बनता है एक दूसरे से, कब कोई ग्रह वक्री हो रहा है, कौन सा कोई योग बन रहा है गोचर में, और ग्रहण अगर लग रहा है तो कब लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं त्रैमासिक राशिफल में कवर करता हूँ। और क्या ग्रहों की ऊर्जा आपके लिए इंडिकेट करती है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, संभावितः अच्छी चीज़ों का लाभ उठाया जा सके, बुरी चीज़ों से बचा जा सके, इन सभी के लिए त्रैमासिक राशिफल अति विशेष होता है। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है शुरू का 2025 का, ये बहुत विशेष है। बहुत कुछ घट रहा है। मंगल जहां वक्री होते होते गिर जाएंगे, पतित अवस्था में आपके 12वें घर में पहुंच जाएंगे, वहीं शुक्र बहुत लंबे अरसे के लिए उच्च के रहेंगे इस वर्ष में। गुरु फरवरी आते आते मार्गी हो जाएंगे, जिसका एक अच्छा प्रभाव दिखेगा। वहीं मंगल भी फरवरी में मार्गी हो जाएंगे। और आगे बढ़ें, मार्च में 2 ग्रहण लगेंगे, एक लगेगा आपके तीसरे घर में तो एक लगेगा आपके नवम भाव में। मार्च में तो बहुत कुछ होगा, शनि का राशि परिवर्तन भी होगा और बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा आपके नवम भाव में भी होगा। तो ये कुछ ही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं। जब वीडियो में आगे चलेंगे या इस राशिफल में आगे चलेंगे तो बहुत कुछ घट रहा है और ये बहुत बदलाव आपके जीवन में लेकर आएगा। यदि आपकी लग्न राशि या आपकी चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व करिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखिए, इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देखिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता टेक्निकली कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि कर्क है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि कर्क है अलग बनाइए। कोई बोलेगा मेरा ज़ोडिएक कर्क है तो अलग बनाइए, नहीं हो सकता। जहाँ से आपको ज़्यादा लगता है, सूट करता है आपको, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनवरी के महीने से। जनवरी का महीना अच्छा है, विशेष है, लेकिन कुछ सावधानियाँ भी हैं। सबसे पहली सावधानी तो लग्न में मंगल है जो कि नीच के हैं, आपके योग कारक हैं कर्क के लिए, वक्री भी है। शास्त्र क्या कहते हैं कि अगर कोई ग्रह नीच की अवस्था में वक्री हो जाता है तो और भी बली हो जाता है। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं जो क्रूर ग्रह है उनकी क्रूरता भी बढ़ती है जब वो वक्री होते हैं। शुभ ग्रह की शुभता बढ़ती है जब वो वक्री होते हैं। तो लग्न में मंगल का वक्री होना मिश्रित प्रभाव देगा। कार्य क्षेत्र में अचानक से प्रमोशन के योग बन सकते हैं, कार्य क्षेत्र में अचानक से ट्रांसफर्स के योग बन सकते हैं। और क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी हैं और 10वें से अष्टम के स्वामी भी हैं, यानी कि जॉब चेंज के भी आपको बहुत सुनहरे अवसर वर्ष के स्टार्ट में ही प्राप्त हो सकते हैं। बुरा इसका क्या प्रभाव हो सकता है, कार्य क्षेत्र में इरिटेशन रहेगी, गुस्सा रहेगा, अपने कलीग से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और कार्यों में एक मंदता दिखेगी, यानी कि जो आपकी कार्यशैली है उसमें एक लेजीनेस, एक मंदता, या फिर किसी कारणवश आपके कार्य अटकना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा प्री प्लान्ड वे में चलेंगे, अपने कार्यों में एक गति रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वक्री मंगल का लग्न में होना हमेशा इंजरी का योग बनाता है और नीच के भी हैं, तो अपने सेहत को लेकर, अपनी यातायात को लेकर, जो लोग बहुत गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको बहुत केयरफुल रहना है। ऑब्वियसली सबके साथ नहीं होगा, लेकिन जिनकी दशा अंतदशा खराब चल रही है उनको यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। 2024 के अंत में एक राशि परिवर्तन हुआ था, वो हुआ था शुक्र का, और वो आपके अष्टम भाव में आ गए थे, तो उसका प्रभाव जनवरी से ज़्यादा देखने को मिलेगा। शुक्र आपके लाभेश हैं और उनका अष्टम में आना अचानक से धन की वृद्धि दिखाता है, ये अच्छा है आपके लिए। और वो चतुर्थेश भी हैं
और उनकी युति अष्टम के स्वामी के साथ है। ये भी अच्छा है किसके लिए? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए। अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है। तो जब वो अष्टम में गए हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि पैसा तो अचानक से आएगा ही, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वसीयत, गुप्त धन, इंश्योरेंस मनी, इन सब से, घर के बड़ों से, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पे शनि भी बैठ गए, या शनि तो बैठे हैं, शुक्र आ गए, तो क्योंकि वो अष्टमेश है तो उसकी प्रबलता और बढ़ जाती है। तो गुप्त धन हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस, वसीयत आदि, इन सब से लाभ हो सकता है। शुक्र गुप्त धन के सेकेंडरी कारक हैं राहु के बाद, और अष्टम भाव गुप्त धन का है। तभी कहते हैं ना, शुक्र कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने लोगों के पास बहुत मोटा पैसा होता है ना, जो गलत तरीकों से या अलग तरीकों से कमाते हैं, कहीं ना कहीं शुक्र राहु का बहुत प्रभाव होता है उनके जीवन में, अष्टम से, 12वें से, लग्न से, दूसरे भाव से। तो यहाँ पे शुक्र का प्रभाव अष्टम में होगा और शनि के साथ, तो अचानक से पैसे कमाने के नए सोर्सेस आ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान किसको देना है? कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया होकर रखी होती है, किसने करी होती है, तो जब शुक्र यहाँ पे आते हैं और अष्टमेश के साथ होते हैं, और लग्न में एक वक्री ग्रह है, और आपके लग्नेश चंद्रमा है जो बहुत तेज भागते हैं, तो उन पर असर बहुत ज़्यादा होता है। कर्क वाले लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनके लग्नेश चंद्रमा है, तो उन पर कभी कभी नज़र दोष, तंत्र दोष, इनका प्रभाव एकदम पड़ता है। तो यहाँ पे पहला तो अगर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो रखी है तो उसका बुरा प्रभाव दिखेगा। दूसरा, कोशिश कीजिएगा कि अगर आप साधना आदि करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। अदरवाइज इस टाइम पे ना किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पे तंत्र का उपयोग होता है, कोई मंदिर हो गया, शनिदेव के कई मंदिर होते हैं, पीपल का पेड़ हो गया, काली माता के मंदिर होते हैं, शमशान घाट होते हैं, जहाँ पे तांत्रिक क्रियाओं के बहुत उपयोग होते हैं, वहाँ पे जाने से थोड़ा सा बचें। अगर आप दीक्षित हैं, साधना करते हैं, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप एक ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं जो नॉर्मल पूजा पाठ ही करते हैं लेकिन दीक्षित आदि नहीं है, तो उनको यहाँ पर इन जगहों से जाने से बचना पड़ेगा। यहाँ से दोनों ही ग्रह अष्टम भाव में बैठकर दूसरे घर को देखेंगे, यानी कि धन आपका अवश्य बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि भी है जो आपके दशमेश हैं और अष्टम पंचमेश हैं, फिर से जॉब चेंज के योग बनाता है। बस थोड़ा सा आप इम्पल्सिव रहेंगे, चिंता ज़्यादा रहेगी, और आपके डिसीजन मेकिंग पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। पैसों को लेकर बहुत, पैसों को लगाने को लेकर, कहीं पे भी पैसा लगाना है उसको लेकर बहुत केयरफुल रहेगा, और अपनी वाणी को लेकर भी बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसके मतलब कहीं निकल सकते हैं और फिर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं आप, इसका ध्यान दीजिएगा। गुस्सा बहुत आएगा, मंगल लग्न में है, वक्री है, लेकिन कर्क की प्रॉब्लम होती है कि सही टाइम पे अपनी बातों को नहीं इजहार करते, और बाद में फिर बोलते हैं जब उसका तात्पर्य, मतलब और परिस्थिति सब बदल जाती है। इसीलिए अगर कुछ लग रहा है तो उसको एक सीमित प्रकार से, एक नियमित प्रकार से बोलिए, गुस्से से बचिए, अच्छा रहेगा। ये मंगल वक्री है, इन पर राहु का प्रभाव भी है, तो इसीलिए कभी कभी व्यक्ति अपनी पूरी प्रकृति से विरुद्ध जाकर कुछ कर बैठता है और उसका खामियाजा भी वो भुगत सकता है। जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, तो शुक्र शनि वहाँ पे हैं, और पंचम के स्वामी भी देख रहे हैं, यानी कि रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। 4 जनवरी को बुध का गोचर होगा और वो सूर्य के साथ आ जाएंगे, और बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। सूर्य यहाँ पे होंगे करीबन 14 तारीख तक, तो 10 दिन के लिए बुध आदित्य योग है। स्टूडेंट्स जिनके यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह है, बहुत अच्छा योग रहेगा। कोई आपका लीगल केस अटक रहा था, उसके लिए बहुत अच्छा है। 12वें घर के स्वामी है बुध, और यहाँ पर बैठे हैं, विपरीत राजयोग बनाएंगे, विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। मंगल लग्न में है और बुध छठे घर में आ गए, दोनों ही कॉम्बिनेशन कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये अर्थ त्रिकोण है, सूर्य अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा, आपकी प्रशंसा हो सकती है। स्ट्रेस को बहुत आराम से हैंडल कर पाएंगे, वर्क प्रेशर को बहुत आराम से हैंडल कर पाएंगे, लेकिन कलीग से बच के रहें। ये तो 10 दिन का टाइम होगा ना, 4 से 14, यहाँ पे अपने कलीग से बच के रहें, कुछ ना कुछ आपके खिलाफ करने की कोशिश करेंगे। कोर्ट केसेस आदि के लिए समय बहुत अच्छा है, कोई कोर्ट डेट अगर आपकी पड़ती है इसमें, तो चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य 14 तारीख को आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे। उनका एक जो आयान बल है बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से वो उत्तरायण में माने जाते हैं, और उनका जो आयान बल है यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है। आयान बल एक षडबल का प्रकार है, हर ग्रहों के अलग अलग प्रकार के बल होते हैं, तो वैसे ही सूर्य का आयान बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये अच्छा है एक प्रकार से, वो आपके धनेश हैं,
तो उनका धनेश होने के नाते सप्तम में आना बिजनेस में वृद्धि दिखा रहा है, लाभ दिखा रहा है। और उनका लग्न को देखना जहाँ पे मंगल बैठे हैं और आपके वो योग कारक हैं, यानी कि पैसा भी आएगा, रुका हुआ धन भी बढ़ेगा, और बिजनेस में अगर कुछ कार्य अटक रहे थे उनकी पूर्णता भी यहाँ पर दिख रही है। तो सूर्य का आना अच्छा है। लेकिन एक चीज़ मैं शुरू में बताना भूल गया, अभी सूर्य को यहाँ पे देखा तो याद आया कि सप्तम में सूर्य हैं, मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, और मंगल दोष ऑलरेडी बना हुआ है, और ये मंगल दोष बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, क्योंकि मंगल अभी यहाँ पे आ जाएंगे जनवरी के अंत में। ये भी मंगल दोष होता है, और सूर्य का यहाँ पे आना यानी कि चीज़ों को और बढ़ाएगा। तो मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम, कंपैटिबिलिटी इश्यूज, एक दूसरे को पसंद ना करना, लड़ाई झगड़ा होना, ये सब जनवरी के मध्य भाग से बहुत बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक तो मंगल दोष था, अब सूर्य का प्रभाव भी सप्तम पर आ गया जो इसको और भी बढ़ाने वाला है। इसके बाद मंगल का पतित होना, ये इस जो जनवरी है इसका एक बहुत बड़ा एक विशेष प्रभाव होगा। लेकिन उससे पहले 10वें या कहिए मकर जहाँ पे है वहाँ पे जो 3 ग्रहों का दृष्टि द्वारा प्रभाव है उसकी बात भी कर लेते हैं। हमने अभी सूर्य की बात करी तो आपके 7वें घर में आएंगे, उन पर केतु का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव, मंगल का प्रभाव भी है, 3 ग्रहों का प्रभाव, और वो आपके धन स्थान के स्वामी है। अपने धन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। अपने धन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो इससे अच्छा मौका आपको प्राप्त नहीं हो सकता। लाभ स्थान में बैठे गुरु देख रहे हैं, यानी कि नए इनकम के सोर्सेस, केतु का प्रभाव 3रे भाव से अपने स्किल्स से पैसा कमा सकते हैं, और मंगल योग कारक है, यानी कि करियर हो या बिजनेस, सब में धन कमाने के नए अवसर मौके मिलेंगे। बस ये सारे ही ग्रह वक्री हैं, ये भी वक्री, ये भी वक्री, और केतु तो वक्री होते ही हैं। तो इसलिए ये मत सोचेगा कि एकदम समय अच्छा है तो एकदम उड़ता उड़ता पैसा आएगा। कभी कभी मैं कमेंट्स पे पढ़ता हूँ कि आपने बताया इस टाइम अच्छा है, मेरे साथ तो मेरे पास तो कोई धन लाभ नहीं हुआ। मैंने पूछा भी कभी आपने कुछ किया एक्स्ट्रा? नहीं, आपने कहा टाइम अच्छा है। टाइम अच्छा है, ज्योतिष का काम यही होता है, वो बता सकता है ये समय अच्छा है बुरा है, बाकी तो आपको उस टाइम पे कर्म करने हैं। तो ये समय अच्छा है, वक्री ग्रह है, बदल के रख सकते हैं चीज़ें, लेकिन प्रयास तो आपको ही करने पड़ेंगे। तो ये समय अपने पैसे को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और सप्तम में सूर्य है तो अपनी इमेज को बढ़ाने का, बदलने का, पॉपुलैरिटी का, रिकॉग्निशन का बहुत अच्छा टाइम है मैरिड लाइफ के। लेकिन ये सारे प्रभाव अच्छे नहीं दिखा रहे हैं। मंगल का पतित होना, 21 जनवरी को मंगल पतित हो जाएंगे। कोई भी ग्रह अगर पतित होता है या वापस गिरता है तो कुछ अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए जाता है, ये भी चीज़ समझनी चाहिए। तो विदेश का कोई कार्य अटक रहा था, कोई पैसा कहीं पे अटका हुआ था, करियर में कुछ चीज़ें रुक गई थी, करियर में कुछ नहीं हो रहा था, करियर में कुछ रुकावटें आ रही थी, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, उनके लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट्स विदेश में जाने का प्रयत्न करते, वीज़ा नहीं लग रहा था, वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, रीअप्लाई करना था, उन सब के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 12वें घर में मंगल पतित होकर गए हैं, और यहाँ से पतित मंगल सप्तम को देखेंगे। पति या पत्नी के बीच में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। पति या पत्नी के बीच में बहुत संकट और बहुत विपत्तियां आ सकती हैं, दूरियां आ सकती हैं। और ये समय आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम के स्वामी अष्टम में शनि, सप्तम से अष्टम में एक वक्री और पतित ग्रह, और सप्तम को एक पतित और वक्री ग्रह देख रहा है जहाँ पे सूर्य भी बैठे हैं। ये अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पर भी इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पे आपको। 24 जनवरी को बुध का गोचर होगा, और वो भी सूर्य के साथ आकर बैठ जाएंगे, और यहाँ पे फिर से एक बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, क्योंकि बुध जो है वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 3रे घर के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं। कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव विदेश यात्राएं दिखाता है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, उसके लिए फिर 4था भाव, 12वां भाव राहु से बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन एक शॉर्ट टर्म विदेश यात्रा करना चाह रहे थे उसके लिए बहुत अच्छा योग है। सूर्य बुध का सप्तम में आना स्टूडेंट्स के लिए फिर से अच्छा है, क्योंकि दोनों मिलकर लग्न को देखेंगे, और मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, यानी कि कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। तो ये भी एक अच्छा प्रभाव आपके लिए दिख रहा है। राहु और केतु का गोचर तो नहीं होगा, अभी मई में ही होगा, लेकिन राहु का लग्न पर प्रभाव बना रहेगा। तो राहु नए नए ऑप्शंस आपके लिए खोलते रहेंगे। अभी उनके करीबन 5 महीने रहेंगे जनवरी के बाद से, तो आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज वो देकर जाएंगे। इस बात का यकीन आप मान लीजिए। केतु 3रे घर में आपको बार बार फोर्स करेंगे कुछ नया सीखने के लिए। ये आपके
आपके पूरे व्यक्तित्व के ऊपर है कि आप इस केतु का कैसा उपयोग करते हैं। केतु कुछ सीखने के लिए, स्किल्स सीखने के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं। अगर आपने इस समय का उपयोग किया होगा, 1 साल से बैठे हैं करीबन 1 डेढ़ साल से, 1 साल से ज़्यादा, 1 साल का ऑलमोस्ट टाइम हो गया। अगर आपने कुछ नया सीखा होगा इसमें, तो यकीन मानिए वो जो चीज़ आपने सीख के रखी है, इसका आपको लाभ जीवन भर, जीवन पर्यंत मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ओवरऑल इस प्रकार की चीज़ें हैं। इंजरीज का ध्यान रखिएगा इस जनवरी में। और सेहत वाइज मैं कहूँगा कि जिनको हार्मोनल बहुत इम्बैलेंसेस रहते हैं, जिनको गले के रोग बहुत रहते हैं, जिनको थायराइड संबंधित प्रॉब्लम है, और जिनको गॉल ब्लैडर की दिक्कत है, उनके लिए जो वर्ष का शुरुआती भाग होगा, पहला महीना होगा, वो थोड़ा सा कष्टकारी जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलते हैं फरवरी की तरफ। चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ, कैसा रहेगा। सबसे पहले एक जो गोचर है वो जनवरी के अंत में हो गया था, लेकिन मैंने दर्शाया नहीं, क्योंकि उसका प्रभाव ज़्यादा हम फरवरी से ही देखेंगे। 29 जनवरी को शुक्र का गोचर हो गया था और वो आपके नवम भाव में आकर बैठ गए थे। तो उनसे ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शुक्र का नवम भाव में आना इरिस्पेक्टिव ऑफ राशि अच्छा होता है। यहाँ पे शुक्र उच्च के हो गए, और आपके लिए विशेष चीज़ ये है कि यहाँ पे करीबन 4.5-5 महीने के लिए शुक्र उच्च के रहेंगे। तो उच्च के शुक्र, वो भी आपके भाग्य स्थान में, वो भी आपके लाभ स्थान के स्वामी, अत्यंत शुभ। और उससे शुभ क्या है, उनकी जोड़ी राहु के साथ, उनके अपने शिष्य के साथ। मैं हमेशा कहता हूं कि राहु को कंट्रोल करना किसी के बस की नहीं, केवल शुक्र के बस की है। राहु थोड़ा सा कंट्रोल्ड होते हैं शुक्र के साथ, क्योंकि बल्कि उनकी शुभता बढ़ जाती है, क्योंकि वो गुरु शिष्य है, गुरु चेले की जोड़ी है ये। बृहस्पति, सूर्य, इवन सूर्य, राहु तो सूर्य पर भी ग्रहण लगाते थे, तो कौन कंट्रोल करेगा राहु को। लेकिन राहु शुक्र बहुत अच्छी जोड़ी है। शुक्र केतु ठीक है, केतु भी असुर है, लेकिन शुक्र केतु कोई बहुत अच्छी जोड़ी नहीं है। बहुत कई भौतिक रूप से शुक्र केतु की जोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, आध्यात्मिक रूप से शुक्र का भी एक आध्यात्मिक साइड है, लेकिन राहु शुक्र तो आज के टाइम के लिए सबसे अच्छा एक योग है। तो नवम भाव में राहु शुक्र। अब राहु क्या है, विदेश के कारक है, बहुत चीज़ों के कारक है, लेकिन सबसे पहले राहु की बात करते हैं हम तो विदेश। और शुक्र क्या है, लाभ। तो जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं उनका यहाँ पे बहुत लाभकारी समय होगा। जो लोग विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए अति विशेष रहेगा। शुक्र चौथे घर के स्वामी हैं और राहु के साथ बैठे हैं। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं और इमिग्रेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, यानी कि आप PR अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी फाइल डालना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। ये वो समय है जब आपका काम बहुत आराम से, बहुत सरलता से हो जाएगा। राहु अनकन्वेंशनल है, तो जो कुछ नॉर्मल से हटकर कुछ कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब नॉर्मल कार्य क्या हो गया, आप जॉब करते हैं, नॉर्मल जॉब करते हैं। अनकन्वेंशनल कार्य क्या हो गया, कुछ हटके करते हैं। आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं, आपने अपना एक कोई स्टार्टअप बनाया है जो कुछ अलग प्रकार के आप कार्य करते हैं। तो अनकन्वेंशनल चीज़ें क्या है, राहु। जिसका राहु स्ट्रांग होता है वो नॉर्मल रास्ते पे नहीं चल सकता। अभी रिसेंटली एक कुंडली आई थी मेरे पास, बच्चे की थी, वो उनका राहु लग्न में बैठा हुआ था। बार बार वो मुझे बोलते कि हम इसको बोलते हैं सुबह उठ जा, सुबह उठ जा, सुबह उठ जा, पढ़ ले। मैंने उनको कहा कि आप कितना प्रयत्न कर लो, ये बच्चा सुबह नहीं उठेगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी रात की है। वो रात का राहु एक निशाचर ग्रह है, एक रात वाला ग्रह है, जो निशा यानी कि रात में जागता है। तो ऐसे लोग रात को बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। लोग बोलते हैं कि रात को नहीं जगना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप हर व्यक्ति को एक प्रकार से नहीं लेबल कर सकते। AR रहमान जी, जो हमारे कंट्री के सबसे बड़े एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो अधिकतम अपना म्यूजिक रात को बनाते हैं। बड़े बड़े म्यूजिशियंस रात को म्यूजिक बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे राहु रात का ग्रह है, जैसा मैंने कहा ना। तो राहु अनकन्वेंशनल है, तो यहाँ पे उनकी शुक्र से जोड़ी, यानी कि आप कुछ अनकन्वेंशनल करना चाहते हैं, कुछ नॉर्मल से हटके करना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है, इसका लाभ उठाइए। बुरा प्रभाव क्या हो सकता है, सप्तम के स्वामी है शुक्र और राहु के साथ बैठे हैं। घर में कलह कलेश हो सकते हैं, घर में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। और ये जोड़ी नवम भाव में बॉसेस से प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। कैसे, आपके बॉसेस प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ करना शुरू कर देंगे। आपके सामने बोलेंगे कि भाई तुमसे अच्छा तो कोई एम्प्लॉय नहीं, और जब रिपोर्ट जानी होगी आपकी या कुछ अप्रेजल भरना होगा तो दुनिया भर की गलतियां निकाल के दे देंगे।
तो यहाँ पे अपने बॉसेस से बहुत बच के रहिए। सबसे ज़्यादा अगर ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ यहाँ पे जनवरी से मई तक होगा तो आपके बॉसेस के द्वारा ही होगा, उनसे थोड़ा सा बच के रहने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन राहु शुक्र है और राहु का प्रभाव लग्न पर है, तो एक प्रकार से जीवन में बहुत नई संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटीज अनकन्वेंशनल होगी। लेकिन ये मत सोचिएगा नॉर्मल तरीके से, जो भी मौके मिलेंगे ना थोड़ा सा कुछ हटकर वहां पे करना पड़ेगा, तभी उसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो जाएंगे, अत्यंत विशेष है आपके लिए। जो जीवन में मंदता आ गई अक्टूबर से, कार्य डिले होना शुरू हो गए, आपके अंदर लेजीनेस आ गई, क्योंकि लाभ स्थान में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह वक्री हो गया था। तो फरवरी से 4 फरवरी से बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और बृहस्पति धीरे धीरे करके अतिचारी अवस्था में जाएंगे। तो यहां से आपके जीवन में एक गति प्रदान होगी, आपको पैसा बढ़ेगा। वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी है और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर परिवर्तन योग बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है? शुक्र और बृहस्पति के। वो भी करीबन 4-5 महीने के लिए बनेगा। बृहस्पति की राशि में कौन है? शुक्र, और शुक्र की राशि में कौन है? गुरु। और ये परिवर्तन योग कहाँ बन रहा है? 9 और 11 में। और ये बहुत अच्छा, बहुत शुभता वाला ये परिवर्तन योग अलग अलग तरीके से बनते हैं। अब अगर लग्न और छठे में परिवर्तन योग बन गया, ये कोर्ट केसेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा होगा। दोबारा बाहर से पैसा आएगा लेकिन सेहत खराब हो जाएगी, नुकसान होंगे, खर्चे होंगे। लेकिन 9-11 में भाग्य और लाभ में आपको भाग्य ही प्राप्त होगा, भाग्य ही बढ़ेगा, लाभ ही बढ़ेगा। बहुत शुभ योग यहाँ पे कर्क के लिए दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। गुरु की दृष्टि यहाँ से पंचम पर भी, तीसरे पर भी, सप्तम पर होगी। विवाह के योग और प्रबलता से बढ़ाएंगे, सप्तम पर क्योंकि दृष्टि है। तीसरे घर को देखेंगे, एक उत्साह बढ़ेगा आपके अंदर। पंचम को देखेंगे, क्रिएटिविटी रहेगी। लक्ष्मी स्थान, भाग्य स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं लाभ स्थान में बैठकर, यानी कि धन की वृद्धि तेज गति से होगी। एक प्रकार से नए मौके, बिजनेस में बहुत लाभ होगा क्योंकि सप्तम को देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये गुरु का मार्गी प्रभाव आपको मिलेगा। इसके बाद क्या होगा? 11 और 12 फरवरी को 2 गोचर होंगे, आसपास ही हो रहे हैं। 11 को बुध और 12 को सूर्य का गोचर हो रहा है, और दोनों ही आके आपके अष्टम भाव में बैठ जाएंगे। अब ये मिश्रित प्रभाव देने वाला ग्रह है। अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं पहले। बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी हैं, और यहाँ पे उनका विपरीत राजयोग बनाना, वो भी शनि के साथ जो ऑलरेडी विपरीत राजयोग अवस्था में है। कोई बहुत अरसे से छूटा हुआ कार्य, अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था, कोई अथॉरिटी से, सरकार से कार्य अटक रहा था, क्योंकि सूर्य भी आ गए तो सरकारी कार्य यहाँ पे बन सकते हैं। पैसा बहुत आएगा इसके कारण क्या है कि ये सारे ग्रह मिलकर आपके धन स्थान को देख रहे हैं, और यहाँ पे धन स्थान का स्वामी भी है, यहाँ पर अष्टम का स्वामी भी है। तो एक प्रकार से अचानक से बहुत बड़ा धन आपको प्राप्त हो सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, स्पेशली माइनिंग वगैरह का बड़े लेवल पर, ऑटोमोबाइल का, कोल का, कंस्ट्रक्शन का, या इस प्रकार के जो काम करते हैं, उनको तो यहाँ पे बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बहुत अच्छा है। बुरा क्या है? अष्टम में इतने सारे ग्रह, ऊपर से 12वें घर में एक पतित ग्रह, तो सेहत बिगड़ सकती है, अचानक से इन्फेक्शंस पकड़ सकते हैं। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। मैंने कहा आपके पुराने सरकारी कार्य पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सप्तम से दूसरे में शनि सूर्य, और ये दोनों मिलकर दूसरे घर को भी देख रहे हैं। ये राजदंड दिखाता है, राजदंड। आज के टाइम में राजदंड क्या होता है? सरकार से कोई प्रॉब्लम आ गई, नोटिस आ गया इनकम टैक्स का, जीएसटी का नोटिस आ गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई। तो जो लोग अपना काम करते हैं, स्पेशली बिजनेस आदि, क्योंकि सप्तम का धन भाव बन गया ये, तो उनको अपने अपने बिजनेस में थोड़ा सा चौकन्ने रहना चाहिए। स्टूडेंट जो स्टडी रिसर्च पे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, रिसर्च करने का मौका मिलेगा। और एक प्रकार से साधना करने के लिए, साधनाओं को सीखने के लिए अत्यंत शुभ ये समय है। लेकिन सेहत को लेकर बहुत चौकन्ने रहिएगा। नसों की प्रॉब्लम हो, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम हो, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, हड्डियों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स, ये पित्त, बॉडी में पित्त का बढ़ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको तंग कर सकती है। इसके बाद क्या होगा कि 24 फरवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे। एक प्रकार से अच्छा है क्योंकि आपके योग कारक है, वक्री चल रहे थे दिसंबर से तो उनका मार्गी होना आपके जीवन में एक प्रकार से फिर से एक स्फूर्ति लाएगा। ये फरवरी का महीना वैसा महीना है जहाँ पे आपके जीवन में गति आना शुरू होगी, क्योंकि लाभ स्थान में बैठा ग्रह मार्गी हो गया गुरु, और फिर आपके योग कारक जो कि है मंगल,
वो भी यहाँ पे मार्गी हो गए। तो एक प्रकार से आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। ये मंगल आपके केतु को देखेंगे तीसरे घर को, और मार्गी गुरु भी तीसरे घर को देख रहा है। तीसरा भाव क्या है? आपका पराक्रम है। तो जो कॉन्फिडेंस कम हो गया था ना दिसंबर से या अक्टूबर से, सब कुछ आते हुए भी अपने क्षमताओं पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो चीज़ें आपको फरवरी से दूर होती हुई दिखेंगी। तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बस जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिएगा। खर्चों पर कंट्रोल, सेहत पर कंट्रोल और इम्पल्सिवनेस पर कंट्रोल, ये आपने कर लिया तो एक प्रकार से आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब चलते हैं मार्च के महीने की तरफ। मार्च का महीना कह सकते हैं कि सबसे संवेदनशील महीना है, पूरे 2025 का सबसे संवेदनशील महीना है। जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी है उनके लिए बहुत नए अवसर लेकर आएगा, लेकिन इसका विपरीत भी हो सकता है जिनका समय खराब है। लेकिन जो भी है, संवेदनशीलता तो सभी के लिए रहेगी। सबसे पहले फरवरी के अंत में एक गोचर हो गया था, मैंने दर्शाया नहीं, लेकिन जो बुध हैं वो आपके नवम भाव में आ गए थे। ये अराउंड 28 फरवरी के आसपास हुआ था, तो मार्च से ही प्रभाव दिखेगा, तो इसलिए मैंने फरवरी में ज़्यादा दिखाया नहीं। तो वो नीच के हो गए, लेकिन अच्छी चीज़ है कि नीच भंग भी बना रहे हैं क्योंकि शुक्र के साथ है, और नीच भंग राजयोग भी बहुत अच्छा होता है एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन नीच का बुध और राहु, ये क्या है ना, बुध नीच के हो गए। बुध क्या है? आपकी बौद्धिक क्षमता, सोचने का तरीका, और उनका राहु के साथ प्रभाव, यानी कि ना आप थोड़ा सा विचलित प्रकार से निर्णय ले सकते हैं, विचलित होकर निर्णय ले सकते हैं, ढंग से एनालाइज ना करके निर्णय ले सकते हैं। तो आपकी चीज़ों की समझने की क्षमता थोड़ी सी कम हो सकती है और उसका फिर एक बुरा प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है। तो इस पर बहुत ध्यान देना है, बहुत विचार करना है, क्योंकि ये सच में आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन एक प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंचम से पंचम में इतने सारे ग्रह, जिसमें बुध भी हैं, तो अचानक से उनके लिए नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन आपको फोकस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बुध कारक है स्टूडेंट्स की, और उनका राहु के साथ प्रभाव यानी कि ध्यान भटकना, तो इस पर ध्यान देना है। लेकिन नवम भाव में नीच भंग राजयोग बनना, नवम भाव में इतने सारे ग्रहों का आना, ये बता रहा है कि भाग्य यहाँ से एक नई करवट ले सकता है, भाग्य एक नए मौके आपको दे सकता है। बॉसेस से तो बहुत बच कर रहना पड़ेगा। अभी मैंने जो फरवरी में समझाया, वो जो प्रबलता है ना, आपके बॉसेस आपको तंग करेंगे, आपके बॉसेस से संबंध बिगड़ेंगे, वो बढ़ती ही जाएगी, उसमें कुछ कमी नहीं आने वाली, क्योंकि नवम भाव में सब कुछ होने वाला है। अभी आप देखेंगे आगे क्या क्या होगा, तो आप देखेंगे नवम भाव पर बहुत प्रभाव है। तो बॉसेस से तो जितना शालीनता से बात कर सकते हैं उतना अच्छा। दूसरा, ये सारे ग्रह मिलकर तीसरे घर को देखेंगे। अपने भाई बहनों से भी बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि आपके उनसे भी संबंध बिगड़ सकते हैं, कलीग से संबंध बिगड़ सकते हैं, दोस्तों से संबंध बिगड़ सकते हैं। तो इस पर भी आपको विचार करना है। शुक्र वक्री हो जाएंगे आपके 2 मार्च को। अब यहाँ से ना मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। अगर आप सप्तम भाव को देखें, जो मैरिड लाइफ का भाव है, तो उन पर अगर हम नजर डालें तो केतु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, जो छठे घर के स्वामी है, सप्तम से 12वें के स्वामी है, वो शादी के योग बना रहे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं है। और मंगल दोष बनाता हुआ मंगल, इसमें क्या हुआ, जो कारक हैं वो वक्री हो गए, और शनि भी जो सप्तमेश है वो अष्टम में बैठे हैं, जो महीने के अंत में गोचर कर कर इतने सारे ग्रहों के साथ मिल जाएंगे। यानी कि मार्च का महीना स्टार्ट होते ही मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आएगी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो, ट्रस्ट इश्यूज हो, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो, एक दूसरे को टाइम ना दे पाना हो, एक दूसरे की बातों को समझ ना पाना हो ढंग से, ये सारी ही चीज़ें आपको मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है। तो अपने मैरिड लाइफ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा विचार करना है। शुक्र चौथे घर के स्वामी भी है, ये पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, फैमिली लाइफ पर भी एक बुरा प्रहार कर सकते हैं। जितना हो सके एक अच्छा माहौल रखें घर में, एक उच्चाट सा माहौल रहेगा, इसलिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये दारोमदार है कि आप एक सकारात्मकता अपने घर में बना कर रखें। कभी कभी होता है कि घर का माहौल खराब है, तो उसमें खुद प्रयत्न करें ना, चलो कुछ अलग कर लें, बाहर चले जाएं, डिनर पर घूमने चले जाएं, कुछ नया कर लें, तो उससे ना एक सकारात्मकता बनी रहती है। आजकल पहले क्या होता ना कि लोगों के पास काम करने को बहुत कम चीज़ें होती थी, लिमिटेड चीज़ें होती थी। आज इतने ऑप्शन है, लोगों के पास फ़ोन है, सबसे बड़ी एक मुसीबत भी वही है, और एक प्रकार से उसके बिना हम चल भी नहीं सकते। तो हर व्यक्ति कभी कभी इतना लिप्त तो हो जाता है ना मोबाइल फ़ोन में कि वो उसकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है।
बच्चे तो दूर की बात, मैं तो आजकल देखा जो थोड़े से बुजुर्ग लोग भी है ना, वो भी बल्कि मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। एडिक्शन बच्चों की बात तो अलग ही है, जिनका एज थोड़ा ज़्यादा हो चुका है वो भी पूरा दिन, मैं कई लोगों को जानता हूँ उनकी एज क्लोज टू 60 है, उसके ऊपर भी है, पर पूरा दिन या तो कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, या जो उनकी सोशल लाइफ है वो कम होती रह रही है। तो यहाँ पे वही प्रभाव हो सकता है कि घर में अब राहु भी साथ में बैठे हैं, तो लोग अपने ही जीवन में इतना खो जाएंगे कि फैमिली लाइफ खराब हो सकती है। तो फैमिली लाइफ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। 14 मार्च को 2 चीज़ें होंगी, एक तो सूर्य का गोचर होगा और एक होगा ग्रहण, चंद्र ग्रहण होगा उस दिन। सूर्य आ जाएंगे आपके नवम भाव में, एक प्रकार से ठीक है क्योंकि वो आपके धनेश है, उनका नवम में आना धन की वृद्धि दिखाएगा ही। लेकिन यहाँ पे चंद्र ग्रहण भी लगेगा क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ होंगे इस दिन, सूर्य की पूरी किरणें होंगी, पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लग सकता है। तो अब इसका क्या बुरा प्रभाव हो सकता है, पहले अच्छे प्रभाव की बात करते हैं। तीसरे घर में ग्रहण अच्छा होता है, ये व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने की क्षमता देता है, बदलाव की क्षमता देता है, नॉर्मल से हटकर कुछ करने की क्षमता देता है, पराक्रम से भरता है। इतने सारे ग्रह पराक्रम के भाव को देखेंगे, कुछ अलग करना है, कुछ रिस्क लेना है, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। बुरा क्या प्रभाव, कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। 14 मार्च को ग्रहण लग रहा है, उसका प्रभाव पहले ही आता है, तो आप कितना भी कोशिश कर लेना, आपसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी ही लोगों को, यानी कि आप जो बोलेंगे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, कम्युनिकेशन पर बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आएंगे। जो कम्युनिकेशन बेस्ड ही काम करते हैं उनको बहुत ध्यान देना है। भाई बहनों से झगड़े बहुत हो सकते हैं, तो इन सारी ही चीज़ों पर विचार करना है। कलीग्स के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। 15 मार्च को बुध वक्री हो जाएंगे। अब ये भी एक प्रॉब्लम है, शुक्र वक्री हो गए, बुध वक्री हैं, नवम भाव में हो रहा है, और ये सारे ग्रह तीसरे घर को देख रहे हैं, यानी कि बुध भी कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। तो आपको अपने शब्दों का उपयोग मार्च के महीने में बहुत 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 संभल कर करना पड़ेगा। बोलेंगे कुछ अलग मतलब निकलेंगे और फिर उसका प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव होता जाएगा, तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बुध आपके तीसरे घर के खुद स्वामी भी हैं, अचानक से कोई यात्रा का प्लान मत बनाइएगा। बुध 12वें घर के स्वामी है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों के साथ बैठे हैं। मार्च में बड़े बड़े खर्चे हो जाएंगे, बहुत बड़े खर्चे हो जाएंगे, तो अपने खर्चों पर भी नियंत्रण कीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पे नवम भाव में इतना कुछ हो रहा है जो कि लग्न से त्रिकोण भाव है, और आपके लग्नेश चंद्रमा है जो बहुत तेज भागते हैं, और उन पर ही ग्रहण लगा 14 तारीख को, और चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी बहुत लंबा रहता है, करीबन 1 महीने 1.5 महीने रहता है। तो यहाँ से सेहत भी बिगड़नी स्टार्ट हो जाएगी, सेहत पर भी बहुत ध्यान देना है। इस महीने जिनको जोड़ों का दर्द है उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत होगी, अपचन बहुत रहेगा, वाटर रिटेंशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, मूड स्विंग्स, गले के रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम, वो इस महीने में आपको बहुत तंग करने वाली है। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा। अब शनि का राशि परिवर्तन तो एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, तो यहाँ पे कवर नहीं कर रहा मैं बहुत ज़्यादा, और वैसे भी क्योंकि ये महीने का अंतिम भाग है तो प्रभाव तो ज़्यादा आपको अप्रैल से ही दिखेगा। ऑब्वियसली शनिदेव पर एक विस्तृत वीडियो आएगी ही, लेकिन इतने सारे ग्रहों का नवम में आना, और इस दिन 29 मार्च को चंद्रमा भी यहीं पे होंगे, तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी लग जाएगा। अब जो मैंने शुरू में कहा था ना कि ये बदलाव का टाइम है, लेकिन अच्छा और बुरा आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। जिनका यहाँ पे दशा अंतर्दशा अच्छी है उनके लिए देखिए क्या है कि नवम भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो उनका भाग्य अचानक से चमकेगा, भाग्य साथ देगा। रंक से राजा बनाने वाला अगर कोई टाइम आपका होगा वो ये होगा जहाँ पे अगर आपकी दशा अंतर्दशा थोड़ी सी भी अच्छी है, आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं ना जीवन में जो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। अधिकतम लोग जो सक्सेसफुल होते हैं ना, आप उनसे पूछेंगे ना कि क्या आपने सोचा था कि आप ये बन के सक्सेसफुल होंगे, तो बोलेंगे नहीं, हम कुछ और करना चाहते थे। सचिन तेंदुलकर जब उन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर, वो एक बॉलर बनना चाहते थे, फिर उनके कोच ने बताया कि नहीं भाई आप बैटिंग करें, तो वो एज अ बैटिंग लेजेंड जाना जाता है। ठीक है, बॉलिंग भी करते थे पार्ट टाइम, लेकिन उनको अगर याद करा जाएगा तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से करा जाता है। लेकिन वो स्टार्ट कैसा करना चाहते थे, वो एक बॉलर बनना चाहते थे। तो वहाँ यहाँ पे जीवन या भाग्य या नियति या ईश्वर आपको बहुत मौके दे सकते हैं। जिनके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया था उनको भी यहाँ पर अवसर देंगे। जैसे मैंने कहा, रंक से राजा बनाने का ये समय है जहाँ पे आपको भाग्य
इतने मौके दे सकता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। हाँ, मंडेन एस्ट्रोलॉजी पूरे जीवन, पूरे दुनिया के स्तर पर इसका प्रभाव बहुत अलग भी हो सकता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी है, इस चैनल पे मैं डालता नहीं, मेरा प्रयास है कि नया चैनल स्टार्ट करूं जहाँ पे थोड़ा सा ज्योतिष सिखाऊं भी, और अब समय नहीं उसका मिलता क्योंकि इतना यूट्यूब भी है, कंसल्टेशन ज़्यादा बहुत होती है, तो लेकिन यहाँ पे इसका मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर बहुत प्रभाव रहेगा। लेकिन आपके लिए एक प्रकार से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अब जिनकी कुंडली अच्छी नहीं है, मतलब कि इस समय अच्छा टाइम नहीं है, कुंडली बहुत वीक है, उनके लिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। अचानक से चीज़ों में डिले, कन्फ्यूजन, कार्यों को अटकना, दुश्मनी बढ़ना, दुश्मन बढ़ना, ये तंग करेगा। अचानक से मौके हाथ से निकल जाएंगे, अचानक से प्रॉब्लम से घिर सकते हैं। तो जिनका समय अच्छा नहीं है उनके लिए ये अच्छा प्रभाव नहीं देगा। अब इसका एक चीज़ जो सबको ही बच के रहना है, पहला, पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नवम में इतने सारे ग्रहों का होना, ग्रहण लगना, वो भी सूर्य ग्रहण, पिता के कारक, ये पिताजी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बॉसेस से तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, और जॉब में बहुत दिक्कत आ सकती है, जॉब जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 10वें से 12वें घर में इतने सारे ग्रह आ गए। और आप देखिए यहाँ पर प्रभाव नवम भाव पर कितने सारे ग्रहों का है। तो बहुत बचकर आपको रहना है, क्योंकि बॉसेस से दिक्कत आएगी, जॉब जाने के योग 10वें से 12वें में, किसी भी भाव से 12वां उसका अंत होता है। ट्रांसफर्स के योग भी बनेंगे, कई लोगों के ट्रांसफर्स होंगे यहाँ पे, लेकिन पुनः जिनकी दशा खराब है, अचानक से जॉब जाने के योग बन सकते हैं। और एक भाव जिसको हमें भूलना चाहिए वो है तीसरा भाव। तीसरा भाव आपका ऐसा भाव है जिस पर इस दिन 9 ग्रहों का प्रभाव होगा, 9 ग्रहों का। केतु बैठे हैं, मंगल की दृष्टि 2, गुरु की दृष्टि 3, और यहां से 6 ग्रहों की दृष्टि, 9 ग्रहों का प्रभाव एक राशि पर, यानी कि तीसरे घर पर। अच्छा प्रभाव। आप, जैसा मैंने कहा ना कि कुछ अलग करने का मौका, ये पराक्रम भाव है, तो जो मौका मिलेगा उसका लाभ उठा पाएंगे। लेकिन फिर से अति उत्साह, कम्युनिकेशन गैप और लोगों से झगड़ा, ये आपको मार्च के अंत में तंग कर सकता है, तो इसका बहुत ध्यान दें। तो इन सभी बातों पर विचार कीजिएगा। ओवरऑल अधिकतम लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन जिनका समय खराब है उनके लिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। हमेशा कहता हूँ राशिफल को एक गाइडेंस की तरह लीजिए। हमारे पास कुंडली नहीं होती कि हम स्पेसिफिकली बताएं आपको कि एग्जैक्टली आपके जीवन में क्या हो सकता है, लेकिन इसलिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ लेता हूँ ताकि एक प्रभाव आपको पता चल पाए, क्योंकि राशिफल की, जैसे मैंने कहा, लिमिटेशंस काफ़ी होती। अब उपाय की तरफ चलते हैं। अब उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करना है। कब कर सकते हैं? या तो किसी पूर्णिमा को इसको कर लीजिएगा उपाय को, या फिर आप इस उपाय को किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। क्या उपाय है? शिव मंदिर जाइएगा, सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर पंचामृत से अभिषेक करना है। बस उस पंचामृत में आपको केसर का उपयोग करना है, यानी कि पंचामृत बनाया, साथ में केसर डाल दिया। पंचामृत में क्या क्या बनता है? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। पंचामृतम मयानितम पयः दधि मधुघृतम शर्कराया समायुक्तम पयः स्नानार्थम अर्पितम। तो इस प्रकार से 5 इन चीज़ों का उपयोग करके थोड़ा सा केसर आपको उसमें उपयोग करना है। इससे अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद पुनः गंगा जल से अभिषेक करना है, और फिर वहाँ पर बैठकर महादेव का एक मंत्र है, ओम नंदीश्वराय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिएगा। फिर ओम सोमाय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिएगा। 2 घी के दिए और मीठे चावल जिसमें भी केसर का उपयोग हो, ये आपको महादेव को भोग लगाना है। दूसरा उपाय है, आपको गौशाला में घास का, यानी कि चारे का और गुड़ का दान करना है। कितना करना है आपके ऊपर है, और आपको मंदिर में तिल के तेल का और घी का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे अवश्य आपके लिए कि 3 महीने अच्छे जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।